में जो मोटी भिंडी के बारे में जो मोटी-मोटी जानकारियाँ हैं, वो आप सबको होंगी। आज मैं उस पे थोड़ी-सी अपनी समझ से जो बातें मुझे लगती हैं कि ये बात की जानी चाहिए, वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और एक छोटी-सी समझ हम बनाने की कोशिश करें कि भिन्न आखिर है क्या चीज़ और क्या उपयोगिता और कैसे हम चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं और क्यों उसकी आवश्यकता महसूस होती है। साथियों, आप जानते हैं कि हम गणित का इस्तेमाल जहाँ से शुरू करते हैं वो गिनने से संबंधित है। चीज़ों को हम गिनने के लिए संख्याओं का और गणित का तमाम सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो जब गिनने के लिए हम किसी एक इकाई का इस्तेमाल करते हैं, कोई एक इकाई हमारे सामने होती है, उस इकाई को हम लेते हैं और उस इकाई के माध्यम से हम चीज़ों को गिनते हैं। ये जो हमारा गिनना है, वो वस्तुओं के लिए हो सकता है, दूरी के लिए हो सकता है, वज़न के लिए हो सकता है और भी तमाम तरह की चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं, उसको गिनने के लिए हम संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि गिनने के लिए हमारी इकाइयों की जो साइज़ है, वो अलग हो जाती है। जैसे संख्या प्रणाली में ही आपने देखा होगा, जब हम इकाई तक गिनते-गिनते चले जाते हैं, 9 तक गिनते हैं, उसके बाद फिर 1 दहाई आ जाती है। फिर 1 दहाई और 1, 1 दहाई और 2, 1 दहाई और 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 प्रकार की इकाइयाँ हैं। एक इकाई तो है जो गिनती 1, 2, 3 के लिए काम आती है और एक उससे बड़ी इकाई है जिसको हम दहाई कहते हैं। लेकिन है तो वो भी गिनने की इकाई। और इसके बाद आप जानते हैं सैकड़े की भी बात होती है, सैकड़ा भी हम गिनते हैं, 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 3 सैकड़ा। तो चीज़ों का ग्रुप बना के भी हम गिनने का काम करते हैं। चीज़ों का ग्रुप बना के गिनने का एक अच्छा उदाहरण आपकी ज़िंदगी में है, जिसको आप दर्जन से गिनना कहते हैं। वहाँ पर 12 इकाइयों का एक समूह बनाते हैं और उस समूह को हम एक नया नाम देते हैं दर्जन का। तो ये दर्जन भी एक प्रकार की इकाई है। इन सारे उदाहरणों में आप ये देखते हैं कि जो हमारी एक इकाई होती है, उसको हम कुछ गुणित करके, कुछ ज़्यादा इकाइयों का समूह बना के चीज़ों को गिनते हैं। अब इसको उल्टी तरफ सोचिए, क्या हम एक इकाई से कम साइज़ की भी छोटी इकाइयाँ बना सकते हैं? जैसे हम छोटी-छोटी चीज़ों को गिनना चाहते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण मैं आपके सामने रखूँगा कि हम जब चाय की दुकान पे जाते हैं, तो वो वहाँ पर 2 तरह के रेट लिखे रहते हैं। एक तो फुल चाय का और एक हाफ चाय का। और जनरली आप देखते होंगे कि हम जब बोलते हैं तो हम हाफ चाय के बारे में बात करते हैं। तो हम अगर 5 लोग वहाँ पर गए हुए हैं दुकान पे चाय पीने के लिए, तो हम कहते हैं कि 5 हाफ चाय दो, 5 आधी चाय दो। तो यहाँ पर देखिए हम एक नई चीज़ को काउंट कर रहे हैं, एक नई चीज़ को गिन रहे हैं, वो है चाय की मात्रा। तो चाय की एक मात्रा तो है जो 1 कप से नापी जाती है, चाय की दूसरी मात्रा है जो आधे कप से नापी जाती है। तो हम उसको ऑर्डर करते हैं कि भई हमको 5 हाफ चाय देना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारी गिनने की इकाई है, वो वास्तविक या मूल इकाई जो है, जो 1 कप के बराबर की होती है, उसकी आधी हो जाती है। तो ऐसे ही 2 उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। एक जैसे हम केले खरीदते हैं दर्जन के हिसाब से, बहुत सारी जगहों पर तो अब केले को मैं किलो में खरीदते हुए भी देखता हूँ। जैसे हम सेब, नारंगी, दूसरे फल खरीदते हैं, वैसे ही केले भी बहुत सारी जगहों पर किलो के भाव से या वज़न के हिसाब से तौल कर बेचे जाते हैं। लेकिन केले के साथ एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ रहा है लंबे समय तक, वो दर्जन के हिसाब से। तो एक उदाहरण आपके सामने दर्जन में गिनने का है और दूसरा उदाहरण है चाय को आधे कप की क्वांटिटी में गिनने का। तो दोनों जगहों पर हम हमारे संदर्भ में एक इकाई होती है और इस इकाई को जब हम 12 बार मिला लेते हैं तो 1 दर्जन बन जाता है। उस इकाई का हम आधा कर देते हैं तो एक हाफ की छोटी इकाई बनती है जो मूल इकाई की आधी होती है, उसमें हम नापते हैं। ऐसे ही हमको बहुत बार नापने की ज़रूरत होती है। जैसे आपने ये देखा होगा कि हमारे यहाँ एक परंपरा है जब पूजा-वूजा होती है तो हम बोलते हैं सवाया चढ़ाओ। सवा सेर आटे का प्रसाद बनाओ, सवा रुपए चढ़ाओ। तो ये जो सवा का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? 1 इकाई और 1 इकाई का 1/4 ये एक यूनिट बनती है सवा की। तो हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि हमारी जो एक मूल इकाई होती है उसको हम कई प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम उस इकाई का कुछ गुना कर देते हैं। जैसे जूते हम खरीदते हैं, मोजे खरीदते हैं तो जोड़ियों में खरीदते हैं। वहाँ पर 2 इकाइयों का एक
सेट बनता है, 2 इकाइयों की एक बड़ी इकाई बनती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में अनेक उदाहरण मिलेंगे, जहाँ पर हम गौर से देखें तो हमको पता चलता है कि हम अपनी इकाई का इस्तेमाल कई तरह से करते हैं। कुछ बार हम उसको बढ़ा लेते हैं, कुछ बार उसको हम कम कर लेते हैं, कुछ बार हम उस एक पूरी इकाई और एक छोटे हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सवा, डेढ़, पौने 2 वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो अब इन संख्याओं को हम प्रदर्शित कैसे करें? तो इनके प्रदर्शन के लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई। इसी व्यवस्था को हम गणित में भिन्न के रूप में जानते हैं, जहाँ पर हम एक इकाई के टुकड़ों को संख्याओं में प्रदर्शित करने की बात करते हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, यह हमारे अनुभव में जो एक शुरुआत होती है, वो भिन्न की शुरुआत होती है। तो टुकड़ों को संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करने का जो ढंग है, वो गणित में भिन्न से हमको प्राप्त होता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, बहुत आसान सा उदाहरण जो अक्सर किताबों में मिलता है, मैं वहीं से लेके बात को चल रहा हूँ कि कोई एक इकाई है हमारे पास। मान लीजिए उस इकाई को हम एक आयत से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये हमारी एक इकाई है। अब इस इकाई के यदि हम टुकड़ों को गिनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम मान लीजिए इसके 2 बराबर टुकड़े करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, बराबर टुकड़े। तो एक इकाई है और उसके बराबर टुकड़े हैं। ये बराबर टुकड़े 2 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, जितने चाहे उतने टुकड़े आप कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? सभी टुकड़े आपस में बराबर होंगे। ये एक महत्वपूर्ण शर्त है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बाद में और रख के बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो बराबर टुकड़े होंगे। तो फिर इन टुकड़ों को यदि हम बात बताना चाहते हैं, तो इसको लिखने की एक व्यवस्था, जैसे मान लीजिए हम ये 2 टुकड़े किए हैं, इस टुकड़े को हम नाम देते हैं ए और इस टुकड़े को नाम देते हैं बी। तो ए और बी जो हैं वो एक इकाई के 2 बराबर बराबर हिस्से हैं। अब हम ये बताना चाहते हैं कि जो ए है वो कितना है। तो इसको लिखने की एक व्यवस्था बनाई गई। तो उस व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि पहले कुल कितने टुकड़े किए गए। कुल कितने टुकड़े, कुल कितने बराबर टुकड़े, बराबर टुकड़े किए गए, ये एक आंकड़ा इससे संबंधित होता है। और कितने टुकड़ों के आप बताना चाहते हैं, कितने टुकड़ों को बताना चाहते हैं या गिनना चाहते हैं, ये दूसरी संख्या हो गई। ये मेरी लिखावट साफ दिख रही है आप लोग को? जी सर। कोई बताएंगे? दिख रहा है सर, चलिए, ठीक है, दिख ठीक रहा है। है सर। तो ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा ये हो गया। और दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा ये हो गया कि कोई एक इकाई है, उसके हमने बराबर टुकड़े किए। तो कुल बराबर बराबर कितने टुकड़े किए हैं, वो एक संख्या मिल रही है। कितने टुकड़ों को हम बताना चाहते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक आकृति है जिसको हम एक इकाई मान रहे हैं। तो ये इकाई जो है वो 2 बराबर हिस्सों में बटी हुई है। तो एक जवाब हमको मिला, कुल कितने बराबर टुकड़े हुए। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा, उस इकाई के हमने 2 बराबर टुकड़े किए। और कितने टुकड़ों को बताना चाहते हैं, मान लीजिए हम ए को बताना चाहते हैं, ए जो है वो कितना है। तो हम एक टुकड़े के बारे में बात करना चाह रहे हैं, इस एक टुकड़े के बारे में जो ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस ए को हम प्रदर्शित करेंगे, तो उसको प्रदर्शित करने का तरीका है कि ए जो है वो उसकी गिनती होगी, उसकी संख्या जो ए की संख्या है वो, और कितने में से उसकी संख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम 2 टुकड़े किए थे, उसमें से हम एक टुकड़े के बारे में बात कर रहे हैं जो ए से प्रदर्शित होता है। तो एक व्यवस्था बनाई गई कि हम 2 प्रकार की संख्याओं को एक खास ढंग से लिखेंगे। वो खास ढंग क्या होगा कि कुल जितने बराबर टुकड़े किए गए थे उस संख्या को एक आड़ी लाइन के नीचे रखेंगे, और जितने टुकड़ों के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, जितने टुकड़ों के बारे में हम बताना चाहते हैं, उसका मूल्य बताना चाह रहे हैं, उसकी संख्या को ऊपर लिखेंगे। तो इन 2 टुकड़ों में से हम एक टुकड़े की बात कर रहे हैं जो ए से प्रदर्शित है। तो ए की जो वैल्यू होगी, ए का जो मान होगा, वो इस तरह से लिखा जाएगा। और इसको पढ़ते कैसे हैं? इसे हम पढ़ते हैं 1/2। कई लोग इसे 1/2 भी कहते हैं,
दोनों तरह से इसको कहा जाता है। तो लिखने का तरीका ये हुआ और पढ़ने का तरीका ये हुआ। तो ये एक तरीका विकसित किया गया, सबने स्वीकार किया कि हम जब टुकड़े करेंगे किसी चीज के, तो उन टुकड़ों को बताने के लिए हम इस पद्धति का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक व्यवस्था हमारे सामने रखी गई किसी इकाई के टुकड़े को प्रदर्शित करने के बारे में। अब यहाँ तक जब हम पहुंच गए हैं, तो यहाँ से संबंधित कोई सवाल किसी के हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मैं इसको एक मिनट 5 मिनट में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो सभी साथी फिर से इसी लिंक से जुड़ जाएंगे। चलिए, ठीक है। अब मैं इसी चीज को एक दूसरे उदाहरण के ऊपर प्रदर्शित करता हूँ। दूसरे उदाहरण में देखते हैं, हम एक नई इकाई ले रहे हैं। ये वाली इकाई मान लीजिए हमारी कुछ अलग साइज की है। मैं एक दूसरी आकृति ले रहा हूँ। ये आकृति मैंने ली और इसके कुछ मैंने बराबर हिस्से कर दिए। ये मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए। मान लीजिए ये चारों हिस्से बराबर हैं, सैद्धांतिक रूप से हम मान के चल रहे हैं चारों हिस्से बराबर है। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल होगा, जो हमारे जवाब होंगे, उसको हम फिर से देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक इकाई है जो देखने में वृत्त जैसी दिख रही है और इसके हमने 4 बराबर बराबर हिस्से किए हैं। मान लीजिए इसमें से हम किसी इस हिस्से के बारे में बात करना चाहते हैं। ये जो हिस्सा है ये कितना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कुल कितने बराबर टुकड़े किए गए, तो हमारा उत्तर आएगा 4। हम किस टुकड़े के बारे में बात करना चाह रहे हैं, हम इस एक टुकड़े के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो हम कहेंगे ये जो एक टुकड़ा है वो लिखा जाएगा 1/4 के रूप में। इसका भी कोई नाम दे दीजिए। मान लीजिए इसका नाम प है, प नाम दे दीजिए इसको, ठीक है। और ये पूरी जो इकाई है उसका भी कोई नाम दे दीजिए, ल दे दीजिए इसको। ये पूरी इकाई को बता रहे हैं ल, और ये टुकड़े को बता रहा है प। तो प पूरी आकृति का कितना है, तो हम संख्या के रूप में कह सकते हैं प इस पूरी आकृति का 1/4 है। तो प ल का 1/4 है। ठीक है, पढ़ेंगे क्या इसको, 1/4। ये लाइन जो है बटे के लिए आती है, 1/4। तो यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस देखिए आप, ये कहना जरूरी है। हम प के लिए केवल 1/4 नहीं कह सकते। प 1/4 है ऐसा कहना अधूरा है। प किसका 1/4 है, प इस ल का, इस इकाई का 1/4 है। तो ये दोनों संदर्भ जरूरी है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और वो किसके संदर्भ में है। इन दोनों चीजों का साथ साथ बताना जरूरी है। तो हम कहेंगे प ये जो हिस्सा है वो इस आकृति ल का या इस पूरी इकाई ल का 1/4 है। मान लीजिए हम इसको, इस पूरे हिस्से को लेते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पूरी आकृति के 4 बराबर हिस्से किए और उसमें से हम 2 हिस्सों की बात कर रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे, मान लीजिए इस पूरे का नाम कुछ और है, इस पूरे का नाम हम कहते हैं फ है। फ 1/4 को बता रहा था और फ जो है वो इन दोनों का मिश्रित रूप को बता रहा है। ये इतनी पूरी जो आकृति है वो फ नाम से जानी जा रही है। इस पूरे के लिए हम फ का उपयोग कर रहे हैं। तो हम कहेंगे फ ल का 2/4 है। अब बात देखिए कि कई बार ये होता है कि हम केवल इस आकृति के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम इनके बारे में भी बात कर सकते हैं। मान लीजिए इनके नाम कुछ और हैं, जैसे इसका नाम मान लीजिए क है, इसका नाम ख है। तो हम क्या कहेंगे, क ल का 1/4 है, ख ल का 1/4 है। बात समझ में आ रही है। हम हर टुकड़े के बारे में बात कर रहे हैं, केवल जिसको हमने रेखांकित किया वही उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो बाकी हिस्से रेखांकित नहीं किए गए हैं वो भी इस आकृति का कोई ना कोई अंश है और इनको भी हम बता सकते हैं। तो इस पूरी आकृति में ये एक जो 1/4 टुकड़ा है
वो प है, ये जो आधा टुकड़ा है वो फ है, ये जो एक चौथाई है वो क है, और ये जो एक चौथाई है वो ख है। तो हम कह रहे हैं कि क ल का 1/4 है, ख ल का 1/4 है, प भी ल का 1/4 है, लेकिन फ जो इस पूरे रेखांकित भाग को बता रहा है वो ल का 1/4 है। हम क और ख के बारे में भी बात कर सकते हैं। क ख ल का 2/, ठीक है। अब मैं थोड़ा मेरे को, चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि हाइट कम है सर। हेलो, थोड़ा बोर्ड को ऊंचा करिए, पूरा मैटर नीचे तक दिख नहीं रहा है। मैं उसको मिटा दूंगा नीचे वाला, है ना। अब क्या है कि इसको मैं दोबारा से लिखूंगा, जब आगे लिखूंगा तो अभी अभी जो लिखा है उसको देख लीजिए थोड़ा सा। अभी इस तरह से लिखा हुआ है। अभी जितना लिखा है उसको देख लीजिए, फिर हम नए फिगर के साथ निश्चित एरिया में बात करेंगे। अभी दिख रहा है इतना? चलिए ठीक है। जी तो सर, हम अब बात सही कर है, रहे थे, क्लियर है। चलिए अब हम बात कर रहे थे कि किसी एक इकाई के बराबर बराबर टुकड़े करने, तो उनमें से एक टुकड़े को, दो टुकड़े को, तीन टुकड़े को, या उससे अधिक टुकड़े को, या सभी टुकड़ों को हम फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में बता सकते हैं। यहाँ तक ये बात अगर स्पष्ट हो गई होगी तो फिर आगे चलते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल प्रारंभिक जानकारी थी जो आप सब पहले से जानते थे। केवल शुरुआत मुझे करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ से बातचीत की। अब आगे चले थोड़ा इससे। चलिए एक और बात मैं रखता हूं अभी आपके सामने। कई बार जो फ्रैक्शन की भिन्न की परिभाषा किताबों में दी जाती है या कक्षाओं में पढ़ाई जाती है, उसमें यह कहा जाता है कि इसी एक इकाई के हम बराबर टुकड़े कर दें। कोई चीज कहीं पर भी स्पष्ट नहीं होगी तो आप तुरंत मुझे रोक दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि वहां कैसा दिख रहा है। कोई भी चीज स्पष्ट ना हो तो आप तुरंत बताइएगा। जैसे एक इकाई हमने लिया और उसके कुछ बराबर टुकड़े लिए, उसमें से यदि हम दो टुकड़े ले लिए तो इसको भिन्न में प्रदर्शित इस तरह से करते हैं कि जितने टुकड़े किए उसकी संख्या हम नीचे लिख दिए, तो 6 बराबर टुकड़े हुए तो 6 लिख दिए। और हम दो टुकड़ों के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो ये जो रेखांकित भाग है वो पूरी आकृति का 2/6 है। ऐसी डेफिनेशन, ऐसी परिभाषा दी जाती है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम पूरे टुकड़े ले लेते हैं, मान लीजिए हमने सबको ले लिया, तो यहाँ पर इस पूरी आकृति को हम कहेंगे कि ये 6/6 है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आप 7/6 को नहीं बता सकते। 7/6 को कैसे दिखाएंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब हम कहते हैं किसी एक इकाई के बराबर बराबर टुकड़े किए और उसमें से कुछ टुकड़े को लिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसमें से ही टुकड़े लें, आप इसके जैसा एक दूसरा टुकड़ा भी ले सकते हैं जो इसका काटा हुआ नहीं है। देख रहे हैं आप, ये मैंने एक टुकड़ा ऐसा लिया जो सब प्रकार से इनमें से किसी भी एक टुकड़े के बराबर है। अब मैं फिर से इस फिगर को बना देता हूं कि अब मैं इतने टुकड़े की बात कर रहा हूं। ये देखिए, एक फ्रैक्शन, एक इकाई हमने ली, उस इकाई के 6 बराबर बराबर हिस्से किए और उसमें से इन 4 हिस्सों को हम बताना चाहते हैं कि ये 4 हिस्से पूरी इकाई के कितने हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 4 हिस्से जो है इस पूरी इकाई के 4/6 है। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन एक हिस्सा ये है जो इसका टुकड़ा तो नहीं है, जो इसका टुकड़ा नहीं है, लेकिन इनमें से हर एक टुकड़े में से किसी एक के भी बराबर है। मतलब ये जो टुकड़ा है वो इसके भी बराबर है, इसके बराबर भी है, और इनमें से किसी भी एक टुकड़े के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए पूरी आकृति ए है और ये आकृति सपोज मान लीजिए ये पी है, तो हम कहेंगे पी ए का
1/6 है, क्योंकि ये जो P है इन 6 टुकड़ों में से किसी एक टुकड़े के बराबर है। हालांकि वो इसमें से काट के नहीं रखा गया है, तो हम कह सकते हैं इस टुकड़े के लिए कि P इस पूरी इकाई A का 1/6 है। ये कथन बहुत ध्यान से समझने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर आपके दिमाग में चल रहा होगा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भिन्न तो वही होगी जहां से हम टुकड़े काटे थे वहीं से लेंगे। तो ये एक जो सबसे बड़ा भ्रम है, वो हमको आगे जब हम विषम भिन्न की बात करते हैं तो उसको स्वीकार करने में सबसे बड़ी बाधा बनता है। तो उसे यहाँ पर तोड़ने के लिए आवश्यक है कि हम अपने दिमाग में इस बात को खुले रूप में स्वीकार करें कि कोई भी टुकड़ा जो इसका हो ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं से भी लिया गया है, लेकिन जिस पैमाने पर हम इसको तौल रहे हैं उसी पैमाने पर वो इनमें से हर एक में से किसी एक के बराबर है, तो वो भी इस इकाई का इसके जैसा कोई एक टुकड़ा हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाहता था, उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक 10 रुपए का नोट है। ये है 10 रुपए का नोट। इस 10 रुपए के नोट के साथ हम कह सकते हैं कि जो 1 रुपए का सिक्का है वो इसका कोई पार्ट है कि नहीं? 1 रुपए का सिक्का 10 रुपए के नोट का कोई हिस्सा है कि नहीं होता? अब इस सवाल का जवाब आपको सोचना है। अब आप कहेंगे कि जो हमने बात की थी भिन्न के बारे में, तो ये था कि किसी इकाई के टुकड़े करें। तो इस 10 के नोट के हम अगर 10 टुकड़े करें, 10 टुकड़े कर दें इसके, ये 10 बराबर टुकड़े हम मान लीजिए, तो इसमें से हर टुकड़ा इसका 1/10 होगा। तो क्या ऐसा भिन्न के रूप में बताना वाजिब होगा? जब इसके आप टुकड़े कर देंगे तो ये तो इसका मूल्य 1 पैसा भी नहीं रह जाएगा, 10 रुपए तो आप छोड़ दीजिए। तो हम वहां पर क्या करते हैं, हम सिक्कों की बात करते हैं। 2 का नोट, 2 रुपए के नोट की बात कर सकते हैं, 5 रुपए के नोट की बात कर सकते हैं, या नोट नहीं भी है तो आप 7 रुपए की बात कर सकते हैं। 7 रुपए जो है वो 10 रुपए का कोई ना कोई हिस्सा तो होगा ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम मूल्य की बात करते हैं, यहाँ हम हमारी इकाई जो है वो मूल्य के रूप में, ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक मूल्य को प्रदर्शित करता है। 10 रुपए इस कागज के टुकड़े का मूल्य है। तो हम दूसरी चीजें जो मूल्य से संबंधित हैं उनकी तुलना इसके साथ कर सकते हैं। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि जो 1 रुपया है वो 10 रुपए का 1/10 है। ये 1/10 है। 2 रुपए का जो नोट है वो 10 रुपए के नोट का 2/10 है, या 1/5 है। जो 5 रुपए का नोट है वो 10 रुपए के नोट का 1/2 है, या 5/10 है। ये 5 रुपए 10 रुपए का 5 रुपए 10 रुपए का 5/10 है। ये दिख रहा है यहाँ तक? हेलो, आप थोड़ा जुड़े रहिए, बातचीत करते रहिए। जी सर, दिख रहा है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम भिन्न के बारे में बात करते हैं तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम जिस टुकड़े की बात कर रहे हैं वो उसमें से काटा हुआ ही हो। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। चूंकि ये परिभाषाएं यांत्रिक रूप से जमाने से दी चली चली आ रही हैं, दी जा रही है, तो हमारे दिमाग में बैठता है कि इसी एक इकाई के हमने जितने टुकड़े किए उन्हीं टुकड़ों में से कोई टुकड़ा लेंगे तब हम उसको भिन्न के बराबर कहेंगे। ये बात कुछ हद तक सही है, माने उन टुकड़ों के लिए सही है, लेकिन वो उससे बाहर के टुकड़े के लिए भी उतनी ही सही है जितनी इन टुकड़ों के लिए। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम रुपयों के माध्यम से जब प्रदर्शित करते हैं तो क्लियर होता है। 1 रुपए का सिक्का 10 रुपए के नोट का 1/10 है। यहाँ पर हम उसके आयतन या क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसके मूल्य की बात कर रहे हैं। यह जरूर एक क्षेत्रफल जैसा एक एरिया दिखाई पड़ता है, एक क्षेत्रफल दिखता है, और हम क्षेत्रफल से क्षेत्रफल की तुलना करते हैं। तो इसी के जैसा एक और टुकड़ा होगा, वो भी इसका कोई न कोई हिस्से के रूप में बताया जा सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब इसको हम स्वीकार कर लेंगे तब हमको टुकड़ों को गिनना आ जाएगा। चलिए, इस बात को मैं एक फिर नए उदाहरण से आपके सामने रखता हूँ तो चीजें क्लियर होंगी आपकी।
ये देखिए मैंने 2 एक बराबर इकाई ली और इसके मैं हर इकाई के 2 बराबर हिस्से कर दिया। ये इकाई A है और इसी के बराबर दूसरी इकाई B है। हम यहाँ पर लिखें कि जो इकाई A है उसके बराबर ही इकाई B है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, दोनों इकाइयां बराबर हैं। अब हम इस एक टुकड़े की बात करें तो ये जो टुकड़ा है इसका कोई नाम दे दीजिए। मान लीजिए आप इसका नाम P ही नाम दे दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि P A का 1/2 है। ये जो तरीका हमने सीखा है, कुल बराबर हिस्से किए गए 2 और उसमें से एक हिस्से के बारे में एक हिस्से को हमने रेखांकित किया। तो ये जो नाम है उसको हमने P नाम दिया और मान लीजिए इसका नाम हमने Q दे दिया, इसका नाम हमने R दे दिया, इसका नाम हमने S दे दिया। ये सब हमने नाम दे दिया। इस नाम को आप अपनी मर्जी से कुछ जो भी देना चाहें, हिंदी के अक्षरों के रूप में देना चाहें दे सकते हैं। तो हम बात करते हैं P के लिए। तो P A का 1/2 है। Q भी A का 1/2 है। यहाँ पर किसी को कोई असहमति नहीं होती। लेकिन अगर मैं कहूं कि R जो है वो भी A का 1/2 है, R A का 1/2 है, तो यहीं पर आपत्ति शुरू हो जाएगी कि वो कहेंगे कि R तो इसमें से काट के नहीं लिया आपने, तो R इस इकाई A का 1/2 नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसके पहले मैंने बात रखी थी कि ये जो टुकड़ा है R वो हर प्रकार से P के बराबर है या Q के बराबर है। ये जरूर है कि इस इकाई A से नहीं काटा गया है, लेकिन फिर भी जितना बड़ा P है या जितना बड़ा Q है ठीक उतने बड़ा R है और उतने बड़ा S भी है। तो हम ऐसे किसी भी टुकड़े के लिए या कोई और एक टुकड़ा नया ले लें हम जो बिल्कुल इसके बराबर है, ये कहाँ से आया हमको ये पता नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इसके बराबर ही है। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से हम कह रहे हैं कि ये जो नया टुकड़ा है, ये मान लीजिए इसका नाम T है, ये कहाँ से लिया इसको पता नहीं है, लेकिन T जो है वो P Q R S इनमें से किसी की बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि T भी A का 1/2 है, T इस नई इकाई B का भी 1/2 है। तो ये बात जब हम समझना शुरू करते हैं तो हम सारे टुकड़ों के बारे में बात कर सकते हैं। अब जब हमारे दिमाग में इसके लिए जगह बनती है तो हम एक से बड़ी भिन्न के बारे में बात कर सकते हैं, विषम भिन्न के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि P A का 1/2 है। इन दोनों को मिला दे तो क्या कहेंगे, P और Q दोनों P Q A के 2/2 हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं P Q और T को मिला दूं तो मैं कहूंगा P Q और T ये तीनों A के 3/2 हैं। एक इकाई के हमने कितने हिस्से किए, 2 हिस्से किए। तो कितने टुकड़े हमारे पास हैं, तो इस साइज के एक टुकड़ा ये हुआ, दूसरा टुकड़ा ये हुआ, तीसरा टुकड़ा ये हुआ। हम चाहें तो ऐसे 50 टुकड़े ले सकते हैं, ऐसे हम 5000 टुकड़े ले सकते हैं। 5000 आधी चाय पी मंगाई जा सकती है, 5000 आधी चाय का ऑर्डर किया जा सकता है। तो ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर समझिए कि आधे 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 हम गिनते चले जा रहे हैं। तो कितने आधे हैं, 1 आधा, 2 आधा, 3 आधा। यदि इसको मिला ले तो 4 आधे हो जाएंगे, इसको मिला ले तो 5 आधे हो जाएंगे। तो हम कहेंगे ये सब यदि मिला दिए जाए PQRST, इन सबको यदि हम शामिल कर दें तो PQRST 5 आधे हैं, 5 1/2 हैं। तो 5 1/2 या 5/2। तो ये जो भिन्न है वो विषम भिन्न कहलाती है। और यदि इसको हम मिश्र भिन्न के रूप में प्रदर्शित करें तो कितना हो जाएगा, P और Q मिलकर 1 हुआ, R और S मिलकर भी 1 हुआ और T मिलकर आधा हुआ। तो ये हुआ 1 धन 1 धन आधा, माने 2 और आधे, 1 2 और आधा। तो हम कहेंगे 2 धन 1/2, या इसको लिखने का एक तरीका और है जिसको हम
यदि हम सबको मिला रहे हैं, टी को भी मिला दिए यहाँ पर, सपोज टी है ये, तो पी क्यू आर एस और टी सब मिलाकर 2 इकाई और 1/2 इकाई है, 2 धन 1/2 है। तो इसको हम ऐसा भी लिखते हैं और पढ़ते हैं इसे 2 सही 1/2। इसको भी आप जानते हैं, यहाँ पर जब एक पूरी इकाई और एक भिन्न को हम जब पढ़ते हैं तो हमारे पढ़ने का शब्द होता है 2 सही 1/2। इस तरह से इस इकाई को पढ़ा जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अभी मैंने आपके सामने रखी, कि किसी एक इकाई के बराबर टुकड़े करने के बाद उसी में से लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हम उसके बराबर कोई दूसरा हिस्सा भी उठा सकते हैं और उसकी तुलना की जा सकती है। तो यहाँ पर हम आधी आधी इकाइयों गिन रहे हैं। हम चाहते तो 1/4 इकाइयों गिन सकते थे, हम चाहते तो 1/3 इकाइयों को गिन सकते थे, और जैसी चाहे वैसी इकाइयां हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी फ्रैक्शन या भिन्न के बारे में। अब इससे संबंधित कुछ सवाल आपके दिमाग में उठ रहे हो, कोई डाउट, कोई संशय यदि आपके दिमाग में आ रहा हो, तो आप बिना संकोच के मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके सवाल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हेलो। जी सर, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से भिन्न को समझाया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर एक बार समझ में आ जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो वो भूलता नहीं है। और सभी ज्ञान दोस्त से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो किसी भी चीज को लेके, तो सर से जरूर पूछें। सभी को समझ में आ गया है? अभी जो मैंने अलग बात कही है वो सिर्फ ध्यान देने के लिए ये है कि जैसे आमतौर पर परिभाषा दी जाती है, किसी एक इकाई के हमने अमुक अमुक बराबर टुकड़े किए और उसमें से फलाने टुकड़े लिए, तो ये जो उसमें से लेने की जो चीज है उसको अपने दिमाग से हटा दें। उसमें से लें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जी उसमें से सर। लेंगे तो केवल उतने ही टुकड़े ले सकते हैं अधिकतम जितने आपने किए हैं। और ऐसी परिस्थिति में फिर आप मिश्र भिन्न की संकल्पना को समझ नहीं पाएंगे, स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पर उस चीज जी को ब्रेक करना, तोड़ना जरूरी है कि जो हम टुकड़े कर रहे हैं उसके जैसा, उस जिस अर्थ में हम उस टुकड़े को ले रहे हैं वह उसी अर्थ में दूसरे जितने भी टुकड़े, 1000 टुकड़े कहीं से भी आप ले लें, वो सभी के सभी टुकड़े भी उस इकाई के संदर्भ में गिने जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मुद्रा के बारे में है। मुद्रा की इकाई या किसी भी माप की इकाई को ले लें। 1 मीटर 1000 मीटर का 1/1000 है, या 1 मीटर 1 किलोमीटर का 1/1000वां हिस्सा है। 5 मीटर 1 किलोमीटर के 5/1000 हिस्से हैं। 250 मीटर 1 किलोमीटर के 250/1000 या 1/4 किलोमीटर है। अब यहाँ पर जो 250 मीटर आप लिए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप स्टेशन ए से स्टेशन बी के बीच के ही किलोमीटर की बात कर रहे हैं। कोई भी मीटर, अपने कोई भी लेंथ 4 मीटर की, 5 मीटर की, 50 मीटर की, कोई भी लेंथ कहीं पर भी ली, वो उस 1 किलोमीटर के साथ जब आप तुलना करेंगे तो वो कोई आवश्यक नहीं कि उस 1 किलोमीटर के टुकड़े में से ही आपने काट के लिया हो। 1 किलोमीटर लंबी रस्सी ले लिया, उसमें से हम 5 मीटर रस्सी निकाल के बोले कि ये जो 5 मीटर रस्सी है वो 1 किलोमीटर लंबी रस्सी का 5/1000 है, ये ऐसा उचित नहीं होगा। कोई भी 5 मीटर की लंबाई किसी भी 1 किलोमीटर की 5/1000 हो सकती है। तो ये जब हम अपने दृष्टि को व्यापक करते हैं तब हमको समझ में आता है कि जो भिन्न के संबंध में बात की जाती है, तो प्रॉब्लम वहीं से पैदा होता है जब हम डेफिनेशन शुरू में बनाते हैं। किसी एक इकाई के इतने टुकड़े किए बराबर बराबर, उसमें से हमने लिया। ये जो उसमें से लेने की जो परंपरा है, उसको यहीं पे आज ही पहली पहली बार जब हम सुन रहे हैं वहीं पे तोड़ दीजिए कि कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी में से ले। कहीं से भी, बाहर से भी कोई सा भी एक टुकड़ा लेके आप उसके संदर्भ में बात कर सकते हैं। तो ये एक अलग बात हो सकती है जो मैंने आपके सामने रखी है। यदि इसको स्वीकार करें तो भिन्न के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको आसानी से समझ में आएंगे। किसी के भी कोई भी सवाल हो तो प्लीज पूछिए।
नेहा जी, आप बताइए। जी सर, वैसे हम चाहेंगे कि हमारे जो ज्ञान दूत हैं, थान सिंह जी, काजल जी, निर्मला जी, आप लोग कुछ भी सवाल है तो आप लोग जरूर पूछें सर से। मुझे तो समझ आ रहा है मैम, विषम भिन्नति करके वो समझ आ गया है। ठीक, बहुत अच्छा। लक्ष्मी जी, गीता जी, लक्ष्मी जी, रोजी जी, आप लोग का कोई भी सवाल? नो मैम, समझ में आ गया मैम। जी बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, अपने पास कितना समय है स्नेहा जी? और सर अभी तो 2 बजे से दूसरी क्लास होगी, ठीक है, तो ठीक है, आज का सेशन हाँ यही रहने देते हैं सर। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। मुझे क्षमा करेंगे आप सब लोग, मैं बिल्कुल दिमाग से उतर गया था कि आज नहीं मुझे सर, क्लास लेनी है और मैं नहीं सर, दूसरे काम में बिजी हो गया था। यदि सर का नहीं फोन नहीं जाता तो फिर जो वही ऐसे पड़ा नहीं। रहता। ठीक है, सर तो अगला नेक्स्ट सेशन में भी सर ये इसी पे हम लोग आगे हाँ, बढ़ेंगे ना, भिन्न पे हाँ ही। बिल्कुल इसी को कंटिन्यू करेंगे। भिन्न का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, तुल्य भिन्न वगैरह जितनी जी चीजें भिन्न से संबंधित है हम सब पे बात करेंगे अलग से। और इस बीच मेरा जी आग्रह सभी साथियों से रहेगा कि इस पे खुद पढ़ें कुछ और चीजें, और कोई भी सवाल हो तो आप सवाल मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो मैं हो सकता है उसके लिए कोई तैयारी करूं या कुछ उदाहरण आपके लिए बना लूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, जी तो जी कोई भी सर, सवाल ठीक है। किसी के भी हो तो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ, आप उसमें अपने सवाल डाल सकते हैं और पूछने में बिल्कुल भी संकोच मत करिए। कोई भी जो भी आपके दिमाग में प्रश्न है, सवाल है, डाउट्स है, उसको आप बिना संकोच के रखिए। ठीक है, तो जी सर, धन्यवाद बहुत सभी अच्छा। साथियों को। जी मेरा भी नेहा जी एक आपको आग्रह भी रहेगा शुक्रिया। ज्ञान दूत से कि आप लोग अपने सवालों को लेकर आइए सर के सामने और आप लोग अपने ग्रुप में डाल दिया करिए। अगर सवाल मन में मत रखिए, कोई झिझक नहीं है। तो चलिए सर, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। सभी को थैंक यू स्नेहा धन्यवाद। जी। जी सर, नमस्कार सर। हम जी सभी नमस्ते, लोग 2 नमस्ते। बजे सर की क्लास में जुड़ जाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।